नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एफआईआर की। ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो व्यवस्था है, आपराधिक जो कानून है, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है। एफआईआर जो पहली फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, तो इसमें नए कानून में काफ़ी बदलाव किए गए हैं और किस तरह से ये आगे लागू किए जाएंगे, कौन क्या करेगा, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और ये वीडियो उपयोगी है एक आम इंसान के लिए जिसको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कभी अपराध हो जाए उसके बारे में पुलिस को, और वकीलों के लिए तो है ही, और जो पुलिस अधिकारी हैं जो उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी होगी। तो पहले जो हमारी नई जो लॉ है, नया जो कानून है, उसमें एक है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और BNSS 2023 ने रिप्लेस किया है CRPC को, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को। तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पहले सेक्शन होता था 154, CRPC कहते थे, वो अब हो गया है 173 BNSS। तो क्या कुछ नया है, कैसे करना है, मैं इसको सिलसिलेवार बताऊंगा। सबसे पहले जो इस सेक्शन में कहा गया है कि जो एफआईआर है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो एफआईआर में कन्वर्ट हो, एफआईआर बने जिसकी, वो एक आदमी जिसके साथ अपराध हुआ है, जो पीड़ित है या जो शिकायत करता है, वो इस इन्फॉर्मेशन को किसी भी पुलिस स्टेशन में दे सकता है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, ये शब्द नया है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया का मतलब ये है कि इसका एरिया से कोई मतलब नहीं है। कोई आदमी किसी भी एरिया के पुलिस स्टेशन में जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। पहले ये नहीं था, ये था नहीं। हालांकि 0 एफआईआर कहते थे, पर वो और आदेश से थे, वो ये जो हमारा मुख्य कानून है इसका हिस्सा नहीं था। तो इसमें जो कहीं पे ऑफेंस हुआ है और उसने आके, मान लिया जाए कि उस किसी के साथ ऑफेंस हुआ है बिहार के पटना में, और वो आ गया, गाड़ी पकड़ ली, वो ऑफेंस हो गया, उसके बाद दिल्ली आ गया, और दिल्ली आके वो पटना में जो उसके साथ हुआ उसकी यदि वो एफआईआर दर्ज कराना चाहे तो वो सेक्शन 173 BNSS के तहत दिल्ली के किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकता है, और पुलिस स्टेशन उस बात को ना नहीं कहेगा। ये कानून में प्रावधान है। पुलिस उसको दर्ज कर लेगी, उस पर जो कार्रवाई करनी है वो करेगी, और फिर उसको जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है, यानी कि पटना, जहाँ पे ये वास्तव में अपराध हुआ है, अपनी कार्रवाई के साथ उस एफआईआर को वहाँ भेज देगी। इस एफआईआर को 0 एफआईआर कहते हैं। 0 एफआईआर इसलिए कहा जाता है कि ये एफआईआर जो है यहाँ के पुलिस स्टेशन के अपराध में नहीं जुड़ेगी। हर पुलिस स्टेशन का अपना एक आंकड़े होते हैं अपराधों के, और जो एफआईआर है उसका एक नंबर चलता है जो कंटिन्यूअस होता है,
तो उसमें इसका नंबर नहीं आएगा। एफआईआर दर्ज होगी, पर जिस पुलिस स्टेशन में ये अपराध नहीं हुआ है उसके खाते में नहीं जाएगी। पुलिस एक्शन सब कुछ करेगी, जो भी वो कर सकती है, और उसके बाद जो पुलिस स्टेशन है जहाँ पे हुआ है, जैसा मैंने उदाहरण दिया, अगर पटना में हुआ है तो पटना उस पुलिस स्टेशन को ये भेज देंगे। इसको 0 एफआईआर कहते हैं। एक तो ये बात हुई। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात हुई है वो हुई है कि पहले जो एफआईआर दर्ज होती थी वो 2 ही तरह से होती थी। एक तो भाई मौखिक रूप से आदमी ने जाके बताया कि साहब मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, तो वो बोलता गया और थाने में जो ड्यूटी अफसर होता है जो वो उसको लिखता गया, ऐसा कि साहब मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, लिखा हुआ है, वो उसको दे देता है और वो लिखा हुआ जो है वो एफआईआर में कन्वर्ट हो जाता है, एफआईआर में वो उतार लेते हैं। तो ये 2 तरह से पहले जो है एफआईआर दर्ज होती थी सेक्शन 154 सीआरपीसी में। अब 173 में एक और प्रोविज़न कर दिया जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी कि आप ईमेल भेज दें पुलिस स्टेशन को कि साहब मेरे साथ ये हुआ है, तो ये भी एक तरीका है। अब जो नया जुड़ गया है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड कर ली जाएगी, जैसे वर्बल आई है, जैसे लिखी हुई आई है, वैसे ही ये इन्फॉर्मेशन भी उसी तरह से रिकॉर्ड कर ली जाएगी, लिख लिया जाएगा, कार्रवाई जो होनी है उसकी कार्रवाई हो जाएगी। पर एक पुराना प्रोविज़न है जो इस नए कानून में भी आगे बढ़ाया है। वो नए में कानून में क्या बढ़ाया है नया प्रोविज़न कि भाई सिग्नेचर होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए, उसके ऊपर दस्तखत होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए कंप्लेंट पे जिसने की है। अगर हम ईमेल से देंगे तो उस पर वो हस्ताक्षर होंगे नहीं। हालांकि डिजिटल सिग्नेचर का भी कई जगह प्रोविज़न है, पर आम आदमी के पास में डिजिटल सिग्नेचर है नहीं, तो उस पर सिग्नेचर कैसे होंगे। उसने ईमेल भेज दिया कि मेरे साथ ये हुआ, उन्होंने उसको लिख लिया, तो कार्रवाई शुरू होगी पुलिस की। तो उसके लिए भी प्रोविज़न इसमें दिया गया है कि यदि कोई इस तरह से ईमेल वगैरह से जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का मोड है कम्युनिकेशन का उससे भेजता है, तो जिसने भेजे ही है वो इन्फॉर्मेशन वो 3 दिन के अंदर अंदर थाने आएगा और आके उस पर अपने सिग्नेचर कर देगा। तो वो उसको फिर विधिवत रिकॉर्ड में पुलिस स्टेशन के में, थाने के में ले आएंगे। कार्रवाई नहीं रुकी है, कार्रवाई शुरू हो गई है जब उसने भेजा, पर ये इस तरह की इसमें प्रोविज़न किया है। तो अब ईमेल से इलेक्ट्रॉनिक सब बच्चे जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि भाई ईमेल से आसान है। और ईमेल का एड्रेस कहाँ से मिलेगा? हर एक पुलिस स्टेशन का ईमेल एड्रेस है, वो जो पुलिस की वेबसाइट है उसके ऊपर ये सारे के सारे ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं, उस पर आप भेज सकते हो। और किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से व्हाट्सएप से भी भेज सकते हो, SHO का नंबर होता है, उन सब पे ये कार्रवाई की जा सकती है। अब एक और जो चेंज है इसमें, वो चेंज किया गया है कि पहले कॉपी जो होती थी एफआईआर की कॉपी केवल उसको मिलती थी जो उसको दर्ज कराता था। अब मैंने कोई गुनाह देखा होते हुए और मैंने वहाँ पे पुलिस में इसकी रिपोर्ट कर दी तो कॉपी मुझे मिलेगी। अब इसमें पीड़ित कोई और है, इंजरी किसी और को हुई है, यानी कि चोट किसी और को लगी है, उसको कॉपी नहीं मिलेगी। कॉपी मिलेगी
जो रिपोर्ट दर्ज कराएगा। अब इसमें उस चीज़ को भी बदल दिया है। अब जो शिकायत करता है उसको तो मिलेगी ही, साथ में जो जिसके साथ हुआ है, जो चोट खाई है, जिसको चोट पहुंचाई है, उसको भी, उस पीड़ित को भी, इंजर्ड को भी, विक्टिम को भी कॉपी दी जाएगी। और कॉपी ही नहीं, उसको इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी 90 दिन के अंदर अंदर कि उसके केस में क्या हो रहा है। और जब वो केस अदालत में चला जाता है तो अदालत में जाने से पहले होता क्या था कि जितने भी उसमें मुलजिम हैं, एक्यूज्ड हैं, अभियुक्त हैं, उन सबको जितने भी पुलिस के डॉक्यूमेंट हैं जो उसने केस दर्ज किया उस फाइल के, उन सब की एक एक कॉपी हर एक को अलग अलग मिलती थी। परंतु जो पीड़ित है, जिसके साथ हुआ है, उसको कोई हक नहीं था लेने का, उसको नहीं मिलती थी। फिर अगर उसे चाहिए तो क्या करता था कि वो कोर्ट में दरख्वास्त लगाता था, कोर्ट उसको परमिट करता था, फिर वो उतने कागज़ों के जो है पैसे देता था, और जब उसको जाके वो काफ़ी अरसे में वो कागजात मिलते थे विक्टिम को, यानी कि जिसके साथ ये हुआ है, जो पीड़ित है उसको। अब ये मैंडेटरी कर दिया कि अगर वो जो है जिस प्रकार अभियुक्त को मिलती हैं सारे कागज़, ऐसे ही शिकायतकर्ता को या जो लोग पीड़ित है उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही सेट बना के कोर्ट में दिए जाएंगे। पुलिस का आईओ सेट बनवाएगा और वो जैसे पहले देता था एक्यूज़ को, अब एक्यूज़ को तो देगा ही, साथ में उस शिकायतकर्ता या पीड़ित को भी देगा। उसे पूरा हक है पीड़ित को कि वो ये देखे कि उसका केस ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके पास कागजात होने चाहिए, और जब उसे मिले अभियुक्त को, जब ही इसको भी मिलने चाहिए। ये इसका हक है जो पहले नहीं था, अब इस नए संशोधन में कर दिया गया है। तो ये बात मैंने थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करके बताई। अब हम वापस आते हैं एफआईआर पे। तो एफआईआर पे आया और उसने या तो मौखिक रूप से, या उसने जो है लिख के, या उसने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपनी शिकायत भेज दी। अब पुलिस स्टेशन में क्या होगा? पुलिस स्टेशन में उसका जिस्ट, एफआईआर दर्ज कर ली, जो जिस्ट है यानी कि उसका मुख्य बात क्या कही गई है, उसका जो संक्षेप में, वो एक रजिस्टर में लिखेगा। और ये रजिस्टर कौन सा होता है? ये रजिस्टर होता है, यूपी में इसको कहते हैं जीडी, जर्नल डायरी, दिल्ली में कहते हैं इसको डीडी, डेली डायरी। तो जो कुछ भी एफआईआर का जिस्ट है वो उसमें लिखेगा, ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो डीडी होती है, डेली डायरी होती है, ये पुलिस स्टेशन में लगातार चलती है, इसमें गैप नहीं होता। थोड़े थोड़े समय पे इसकी एंट्री की जाती है। अगर कोई एंट्री नहीं भी है तो भी की जाती है कि इतला खैरियत, कि अभी तक आया, सब कुछ ठीक है, क्योंकि वो टाइम के हिसाब से चलती है। उस पर हर एक एंट्री पे टाइम होता है, उसको डिले नहीं करते, उसको समय के साथ साथ लगभग रखते हैं। तो इसका जो जिस्ट है, जो अपराध है, उसका ये डीडी एंट्री में, डीडी डेली डायरी में इसका एंट्री की जाएगी। 2013 में दोस्तों अमेंडमेंट हुआ, जब निर्भय कांड हुआ था दिल्ली में। उसके बाद जो महिलाओं से संबंधित अपराध थे उनके बारे में काफ़ी कुछ चेंज हुआ था। तो उसमें जो चेंज हुआ, तो जो सेक्शन थे, और अब बीएनएस के सेक्शन हैं 64 है, 66 है, 67, 68, 70, 73, 74 वगैरह वगैरह, ये सब, और 122 बीएनएस, यानी कि भारतीय न्याय संहिता, जो
बराबर है उसके जो पहले हमारा आईपीसी है। आईपीसी की जगह बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता। तो उसके जो ये अपराध के सेक्शन थे, इनमें जो औरतों से रिलेटेड ये सारे अपराध हैं, अगर उसकी कोई दर्ज रिपोर्ट होती है तो अब इसमें तो कंप्लेनेंट कौन है? कंप्लेनेंट इसमें महिला है। पीड़िता कौन है? महिला है। तो उसकी जो रिपोर्ट है वो दर्ज की जाएगी एक महिला अफसर द्वारा ही। भाई आदमी से कराएंगे तो वो थोड़ी झिझक होती है, औरत नहीं बोल पाती है, शर्माती। अगर महिला से बात आराम से कर लेती है। तो 2013 में ये अमेंडमेंट किया गया। उस अमेंडमेंट को आगे इस सेक्शन ने भी बढ़ा दिया है, इस कानून ने भी बढ़ा दिया है। अब 173 में ये आगे बढ़ा दिया गया है। अब भी महिला ही करेगी ये जो ऑफेंस हैं, इनमें अगर कोई आके रिपोर्ट दर्ज कराए। अच्छा, इसमें एक और प्रोविज़न किया कि अगर मान लिया जाए जो विक्टिम है, जो ये है, वो टेम्परेरी यानी कि परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी तौर पे या मेंटली मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से किसी भी तरह से डिसेबल है, तो पुलिस अफसर उसके घर जाएगा और वहाँ पे ये दर्ज करेगा। ये भी 2013 का ही अमेंडमेंट है। या घर नहीं तो वो कहता साहब मैं घर नहीं, आप फला जगह अस्पताल में आ जाओ या उस जगह आ जाओ, जो भी उसके लिए सुविधाजनक स्थान होगा विक्टिम के लिए, शिकायतकर्ता के लिए, तो वहाँ पे पुलिस अफसर जाके उसका बयान नोट करेगा, रिकॉर्ड करेगा। यदि उसकी भाषा कुछ और है, जैसे कोई फॉरेनर है, मान लिया रशियन है, कुछ और है, तो क्या करेगा? तो फिर वो जो है एक ट्रांसलेटर को ले जाएगा, इंटरप्रेटर को लेकर जाएगा, जो रूसी भाषा जानता हो, और उससे बदल के वो आपको हिंदी में बताए, उसको रूसी में बताए। उसको समझ आनी चाहिए कि वो क्या बात कह रही है और वो सही तौर पे रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। अब और एक और बात हुई उस समय कि ये जो सारी चीज़ है, जो इन्फॉर्मेशन जैसे रिकॉर्ड की जा रही है, इसकी वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए। जो कहा उसने वही रिकॉर्ड किया कि नहीं किया। तो इस चीज़ के लिए भी ये आदेश हैं कि वीडियोग्राफ्ड होगा। ये भी इसमें इस सेक्शन में 173 में प्रोविज़न है। पहले था, अब भी रहेगा। और कॉपी मैंने बता दिया। अब एक सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें चेंज हुआ है इस सेक्शन में, एफआईआर के में, वो है 173 है। तो 173 सेक्शन है इसका एफआईआर का। इसका जो हिस्सा है तीसरा, 173(3) BNSS में जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का प्रोविज़न किया गया है। ये जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, इसका प्रोविज़न पहले नहीं था। पहले कोई भी आ रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको सीधा एफआईआर दर्ज करो, ये कानूनी रूप से बाध्यता थी। अब इसमें काफ़ी चेंज कर दिया गया है। जो इंक्वायरी है यानी कि जांच है प्राइमरी तौर पे बिना एफआईआर दर्ज किए हुए, उसको भी इसमें जोड़ दिया गया है। और जोड़ा किसके लिए है? वो ऑफेंस जिनमें सज़ा 3 साल से ज़्यादा हो और 7 साल से कम हो, केवल उनके लिए। 3 से लेकर 7 के बीच में जो सज़ा है जिन अपराधों में, उनमें ये इस तरह की इंक्वायरी करने का पुलिस को अधिकार दे दिया गया है। 3 साल से कम है तो नहीं होगी, 7 साल से ज़्यादा
उसमें सज़ा है अपराध की तो भी नहीं होगी, 3 और 7 के बीच में होगी। अब ऐसे नहीं है कि मैं चाहूँ, कोई आया मेरे पास और मैंने देखा कि 3 से 7 के बीच में है और मैं आईओ हूँ तो मैं उसको अपने आप कर लूँगा, नहीं, ऐसे तो सबको लटका देंगे। इसके लिए एक अलग से इसके में कंडीशन डाली है। वो कंडीशन क्या है कि आप कर सकते हो, परंतु आपको अपना जो डीएसपी है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और दिल्ली के मामले में कहें तो एसीपी, उससे इस बात की अनुमति लेनी पड़ेगी। आपको एसीपी को बताना पड़ेगा कि भाई आप क्यों इसको इंक्वायरी करना चाहते हो, आप क्यों नहीं इसका एफआईआर दर्ज कर देते सीधे सीधे, आप क्यों चाहते हो ये। तो उसको बताएगा कि प्रथम दृष्टा यानी कि प्राइमा फेसी इसमें मुझे संदेह है कि ये केस बनता है। अगर प्राइमा फेसी यानी कि प्रथम दृष्टा बनता है तो फिर इंक्वायरी की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं करेगा, सीधी एफआईआर दर्ज करके उसकी तफ्तीश करेगा, इंटेरोगेशन करेगा, इंक्वायरी नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। परंतु जिसमें प्रथम दृष्टा डाउट है, केस नहीं बन रहा है, इतना क्लियर कट उसमें है नहीं, तो उसमें वो जो है आईओ अपने डीएसपी यानी कि एसीपी से परमिशन लेगा, उसे बताएगा, वो परमिशन देगा तो ही वो जो है इंक्वायरी करेगा। अब इंक्वायरी कितनी देर तक कर सकता है, ये तो नहीं हो सकता कि मैंने इंक्वायरी के ऑर्डर ले लिए एसीपी से और अब मैं महीनों बैठा हुआ हूँ उसमें, नहीं। 14 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी करके उसने अगर पाया कि हाँ प्राइमा फेसी ये ठीक है तो मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा 14 दिन के अंदर अंदर, और नहीं तो उसको जवाब दे दिया जाएगा ये इस कारण से ये इसमें कॉग्निजिबल ऑफेंस नहीं बनता है। जैसे भी है, यस या नो, पर ये 14 दिन के अंदर आईओ को करना होगा। ये उन केसों की बातें कर रहा हूँ मैं जिसमें 3 से 7 साल के बीच की सज़ा है और डीएसपी से परमिशन ली है और परमिशन लेके एक आईओ सुनिश्चित कर रहा है कि मामला बनता है या नहीं बनता। जिन मामलों में ये साफ है प्रथम दृष्टा कि हाँ ये अपराध है, उसमें इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है, उसमें सीधे सीधे जाके मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश करनी होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रोविज़न है जो नए उसमें किया गया है। ऐसे ही पहले भी था, उसी को आगे इसमें भी जोड़ा है और अब भी करना पड़ेगा कि एक आदमी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है थाने में, तो उसको ये अधिकार है कि वो उस इलाके के, उस ज़िले के एसपी को अपना ये सारा लिख के भेज दे। वैसे भी जा सकता है और लिख के भी भेज देता है, पर एक प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि वो जो कुछ है उसको डाक से भेजे और रसीद ले ले स्पीड पोस्ट से। तो एसपी साहब को ये पूरा अधिकार है, उसको पावर है कि वो किसी से भी इसकी इन्वेस्टिगेशन दे दे। पुलिस में सीनियर जो अधिकारी है उसको वो ही सब अख्तियारात, पावर्स, शक्तियां हैं जो उसके जूनियर को होती हैं, तो वो इसको दे सकता है, उसी को आदेश दे सकता है, किसी और को दे सकता है। ये इसमें प्रोविज़न है। अब हम बात करेंगे कि भाई थाने में तो सभी तरह के लोग आते हैं, उन्हें पता नहीं होता, उनका तो सब
एक ही जगह है जहाँ पे वो कुछ उनके साथ बुरा हुआ है तो उसके बारे में जाके रिपोर्ट दें। कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल, यानी कि कॉग्निजिबल उसको कहते हैं जिसमें पुलिस को हक होता है इन्वेस्टिगेशन करने का। पुलिस हर मामले में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। जो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है यानी कि दीवानी हैं, वो उनका जो तफ्तीश है, उनकी जो ये है, वो मजिस्ट्रेट करेगा। हाँ, यदि मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर दे पुलिस को कि नहीं इसकी भी आप करो, तो उस वक्त पुलिस अधिकारी ऐसे केसों की भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अब इसमें जो पहले लोग आते थे तो आया, उसने बताया साहब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, उसने पाया पुलिस अधिकारी ने वहाँ पे थाने में कि भाई ये तो नॉन कॉग्निजिबल है, कॉग्निजिबल ऑफेंस नहीं है जिसमें पुलिस एक्शन ले सके। यार ऐसे करो, आप वहाँ जाओ, अदालत में जाओ और वहाँ अपना जो है ये दीवानी मसला है, वहाँ पे जाके आप मूव करें, वहाँ पे दर्ज कराएं। और उसने भेज दिया। अब उसमें कई बार ऐसे टरका देते थे कि वो ऑफेंस कॉग्निजिबल होता था, उसे नॉन कॉग्निजिबल कह के और उसको वहाँ से टरका दिया। तो इस सेक्शन है 174 इसका BNSS का 174। अब इसमें एक चीज़ और जोड़ दी है कि जो डेली डायरी है, जो रोज़नामचा जिसको बोलते हैं, उसमें वो आदमी आया, चाहे तुम्हारा उसमें इन्वेस्टिगेशन का बनता है या नहीं, आप उसको दर्ज करोगे। पुलिस अफसर उसको दर्ज करेगा, चाहे वो दीवानी है या फौजदारी। पहले भी कई केसों में होता था। दिल्ली में तो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस रजिस्टर बन रहा था, उसमें उसको एक कॉपी देते थे, बहुत सारी जगह नहीं देते थे। अब उसमें भी चेंज है कि आप ज़रूर दर्ज करोगे इसे डेली डायरी में, और इसकी जो रिपोर्ट है वो मजिस्ट्रेट को भेजोगे हर 15 दिन में, फोर्टनाइटली में। जितने भी ऐसे केस हैं उनकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजोगे। अब उससे क्या होगा कि ये पता पड़ जाएगा कि भाई इन्होंने कहाँ कहाँ टरकाया, इनको तो FIR दर्ज करनी चाहिए थी, इन्होंने टरका दिया उसको। तो वो सब इसमें पकड़ में आ जाएगा। तो ये एक नया इसमें 174 में, ये नई जो है 174(1) में नई चीज़ ऐड की गई है। तो दोस्तों यही सब बात है। इसमें एक चीज़ और छोटी सी मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार जब आदमी आता है तो उसके साथ कई चीज़ें होती हैं और वो सारी दीवानी है सिवाय एक के। तो ये नियम है कि अगर एक भी धारा कॉग्निजिबल है और बाकी धारा नॉन कॉग्निजिबल है तो उस केस को कॉग्निजिबल माना जाएगा। उसको ये नहीं है कि आप ये कहेंगे भाई इसमें तो यार 4 तो दूसरी हैं, इसमें तो एक ही इसकी है कॉग्निजिबल, तो जाओ यार उधर ही चले जाओ। वो नहीं कर सकते। एक भी है तो भी वो कॉग्निजिबल है। ये बात इसमें है, इस सेक्शन में भी है। तो मैंने जो आज आपको FIR की मोटी मोटी बातें बताई, 0 FIR बताया कि 0 FIR में आपका मतलब है कि कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, वो ये नहीं कह सकता कि मेरा इलाका नहीं है। तो एक तो ये बड़ा बदलाव है। एक ये बदलाव है कि अब इलेक्ट्रॉनिकली भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। और
एक ये है कि 3 से लेकर 7 वर्ष तक के जिसमें सज़ा का प्रोविज़न है, उन ऑफेंस में अगर कोई डाउट है, प्राइमी फेसी क्लियर नहीं है, तो उसमें इंक्वायरी हो सकती है, वो होगी। उसका जो एसीपी है उससे लेके और विदिन 14 डेज़ ये निपटानी पड़ेगी। इसके अलावा जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं उसकी भी रिपोर्ट रोज़नामचे में दर्ज की जाएगी, डीडी यानी कि डेली डायरी में दर्ज की जाएगी और वो मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ चेंजेज हैं एफआईआर से संबंधित। जो नया कानून है उसमें ये है, तो इसमें मैंने ये समझा कि मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि क्या कुछ नया और क्या कुछ एफआईआर से संबंधित जो लोग हैं उनको करना है। इसमें जो आम आदमी है उसको भी इससे जानकारी मिलेगी, वकीलों को भी मिलेगी, पुलिस अफसरों को भी मिलेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है, आशा है। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूँ।